हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 ईयर्स। यानी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर्स दिखाई देंगे वो लास्ट 5 ईयर। होता क्या है कि कहाँ से क्वेश्चन पेपर आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और यूजीसी नेट का एक ऐसा टॉपिक है, यूजीसी नेट पेपर 1, जहाँ पे पुराने क्वेश्चन पेपर आते ही आते हैं। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एक बारी कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इन क्वेश्चंस के साथ में। यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं है कि पुराने पेपर में आया है, ठीक है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका इस तरीके का मॉक टेस्ट भी होगा, स्पीड टेस्ट भी होगा। तो ये सारी चीजें होंगी और साथ ही जब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें उससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर। साथ ही साथ जल्दी ही हम जून नहीं बल्कि अगर जून 2025 की तैयारी की बात करें तो जनवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर भी जल्दी ही हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते चलिए। प्रॉपर सबको विजन आ रहा है तो हम स्टार्ट करें। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए अगर आप सभी लोगों को विजन प्रॉपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने, आंसर करना शुरू करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन है कि इन फिल्म क्लोजअप्स आर टर्म एज, फिल्मों में क्लोजअप्स को क्या कहा जाता है? टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स का, क्वेश्चन का आंसर करना है और कंफर्म भी कर दीजिए कि आप सभी को मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है। रुचि ने कहा है ऑप्शन नंबर बी, प्रोएक्टिव पैराडाइम्स, स्टैटिक पैराडाइम्स, विजुअल पैराडाइम या ऑल्टर्ड पैराडाइम। जो क्लोजअप्स होते हैं इन फिल्म्स उनको क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 उनको कहा जाता है सी, विजुअल पैराडाइम। फिल्म में क्लोजअप को दृश्य प्रतिमान कहा जाता है। क्लोजअप्स क्या होते हैं? दृश्य जो दिख रहा है, विजुअल्स। विजुअल पैराडाइम या दृश्य प्रतिमान एकीकृत मॉडलिंग, भाषा मामलों को बनाने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जो बिजनेस प्रक्रिया, मॉडलिंग, नोटेशन सहित ऑब्जेक्ट प्रबंधन समूहों का भी समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, आज थोड़े ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, यानी टफ, यानी मॉडरेट लेवल। अभी तक इजी पेपर सॉल्व करे थे, बट अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस भी लेने शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम में एक्चुअली में जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं। क्वेश्चन 2 है आप सभी लोगों के सामने। आंसर करना शुरू करिए। पहला स्टेटमेंट है कि साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। यानी आप जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं, पहला रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, दूसरा लिटरेचर रिव्यू करना, वो किसके लिए करते हैं? दूसरा, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक प्राविधिक उपागमों के अधिगम में कोई सहायता ही नहीं करती है। याद रखिए जो हमारे निगेटिव सेंटेंस है उनको एलिमिनेट किया जाएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर करना है। जिसको भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है, किसने लगवाना है अपने नाम के आगे डॉक्टर, वो लोग इनका आंसर करें जल्दी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो निगेटिव सेंटेंस है, कहीं अगर ऑलवेज लिखा है, ओनली लिखा है, नहीं लिखा है, तो वहां पर उस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको रीड करना होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो दूसरा सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस है, वो गलत है, पहला सही है।
साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है, और दूसरे में क्या था, नहीं सहायता नहीं करती, तो वो रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। लिखा है एक लड़की अपने घर से दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी, फिर 26 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 37 किलोमीटर चली, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। तो लड़की का कार्यालय यानी ऑफिस उसके घर से किस दिशा में है? क्वेश्चन नंबर 3 जय माता दी गीता, आंसर करते चलो। शबाना, रुचि, आंसर करना सब लोगों ने है। एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है किसी भी समय जारी हो सकता है, ठीक है। आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान से देखो, इन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे हमारा पूरब यानी ईस्ट कहाँ है, हमारा पश्चिम यानी वेस्ट कहाँ है, उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। जिस दिन आपको ये डायरेक्शन मिल गई तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे सॉल्व। ये 5 साल के मिले जुले क्वेश्चन है शबाना, मिले जुले क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 5 ईयर मिले जुले क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले इन्होंने कहा एक लड़की अपने घर से दक्षिण की ओर चल रही है। दक्षिण कहाँ है ये, यानी उसका घर मान लीजिए यहाँ है, वो दक्षिण की ओर चली, कितना चली, 12 किलोमीटर। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है। अब ये लड़की यहाँ है, दक्षिण की ओर है, दक्षिण से वो किधर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी, और कितना चली गई, 26 किलोमीटर चली गई। 26 किलोमीटर चली और फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 37 किलोमीटर चलती जाती है। कितना चलती है, 37 किलोमीटर चलती है। फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है, यानी इस तरह, और अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की ओर चलती है, दाहिनी ओर चलती है, यानी इस दिशा की तरफ। कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण पूर्व आएगी, दक्षिण आएगी, उत्तर पूर्व आएगी, या दक्षिण पश्चिम आएगी? हाँ, जनवरी वाला जल्दी ही मैं करूंगी, थोड़ा मैं बाहर थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाई प्रॉपर, ठीक है। 2-3 दिन मैंने थोड़ा ऑफ रखा था। तो अब जैसा कि मैं आ चुकी हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम नियर है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, सब चीज कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए आंसर बताइए डायरेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है सी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, हमेशा याद रखिए। यहां पर जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट हो रहा है, आंसर करिए। 20, 62, 189, 571, 1718 के बाद क्या आएगा? याद रखिए, जितने भी ये क्वेश्चन पेपर की क्लास होगी, जो सारे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट और फास्ट आंसर करेगा उसको मिल सकती है हमारे चैनल की मेंबरशिप। इसलिए आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पैटर्न यूज हो रहा है यहां पे? ट्वेंटी, 62, 189, 571। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो पैटर्न यूज हो रहा है वो है ये, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीच का गैप देखते हैं, दोनों के बीच में कितना गैप है। तो 42, 127, 382 और 1147 का गैप है। कैसे हुआ गैप? 20 का मल्टीप्लाई किया गया 2 से और +2 किया गया, यानी +2 हो रहा है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 2 से होगा। अगर यहाँ पे 2 देखिए फिर से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ संख्या बढ़ गई यानी 3 हो गई।
यहां भी 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन संख्या जोड़ दी गई आगे, तो संख्या जो हम ऐड कर रहे हैं वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, बट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5160। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोगों के सामने, और टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। इस क्वेश्चन का आपके पास टाइम है, आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डिजिटल मीडिया के श्रोतागण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। किससे प्रभावित होते हैं? तो प्रभावित होते हैं फ्रेगमेंटेशन यानी खंडितता से। डिजिटल मीडिया को श्रोतागण खंडितता से प्रभावित होते हैं। खंडितता या विखंडन एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी एक मीडिया के लिए या मीडिया उत्पाद के लिए बड़े दर्शकों वाले आबादी से अधिक संख्या में छोटे दर्शकों वाली आबादी में संक्रमण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। डिजिटल मीडिया जैसे कहते नहीं है छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन, दो चीजें हैं, तो डिवीजन करना इनका, वो किसके अंतर्गत आएगा? इसी के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट के 4 से 5 साल के क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं अलग अलग सेशन के, तो आंसर को पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए, जिनको भी एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि अगर आपको मेरिट में आना है, जेआरएफ चाहिए तो 70%, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए तो कम से कम दोनों पेपर को मिला के 60%, और अगर आप सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 50% लाना जरूरी होगा। तो यहाँ पर 300 नंबर का जो पेपर होता है, मान के चलिए 300 में 70 यानी ये 210 नंबर लाने जरूरी होंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वहां पर तो लिखा होता है कि भाई जो आपका पैटर्न है जो एग्जाम का, उसमें लिखा जाता है कि 40% पे सिलेक्शन हो जाएगा। कई कैंडिडेट भी इस चीज के लिए देखते हैं, बट होता क्या है लास्ट टाइम पे पता चलता है कि भाई मेरिट तय हो गई है। सनशाइन आंसर करिए। सरस्वती, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों के सामने। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 किगली अमेंडमेंट। किगली अमेंडमेंट क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी पक्षों का एक बाध्यकारी सार्वजनिक समझौता जो अक्टूबर 2016 से प्रभावी है, यानी किगली समझौता कब से है? आपका 2016 से। HFC के उत्पादन और वितरण में गिरावट का समय निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। पंकज ने कहा है सी। स्वयं प्रभा में चलन नंबर 8 यानी 8 भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट इज नेम्ड एज। क्वेश्चन नंबर 7,
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। स्वयं प्रभा में चैनल नंबर 8 भौतिक विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, जो विषय से रिलेटेड आपका जो चैनल है उसका नाम है आर्यभट्ट। 40 डीटीएच चैनल है, यहाँ 40 लिखा है बट करेक्ट कर लीजिएगा, 40 डीटीएच चैनल है। GSAT-15 जो सैटेलाइट है उसका यूज करके 24/7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। ये बात तो हो गई यहाँ इस क्वेश्चन से संबंधित। अब क्या होता है मैम, क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? क्या मैम क्वेश्चन रिपीट होते हैं? भाई क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने पूछ लिया वागीश का चैनल नंबर बताइए, चैनल नंबर कितना है, आर्यभट्ट का चैनल नंबर कितना है, सारस्वत किसके लिए है और इसका चैनल नंबर क्या है, प्रबंधन में क्या पढ़ाया जाता है, कौन बता सकता है? कौन बताएगा? वागीश चैनल नंबर कौन सा है? सरस्वती, गीता, दीपिका, कौन बताएगा? वागीश चैनल नंबर, स्वयं प्रभा में सारस्वत, पल्लवी चैनल नंबर 4। चलिए ठीक है, आपने कहा चैनल नंबर 4। सारस्वत में क्या पढ़ाया जाता है, किसके लिए है सारस्वत? रुचि ने कहा वागीश 1 नंबर, बिल्कुल सही बात है। चैनल नंबर 1 वागीश आपका किसके लिए है, किससे रिलेट करता है ये? प्रबंधन, मैनेजमेंट से जुड़ा। चैनल नंबर क्या है? अब यही जो 40 चैनल है ना, यहाँ पे यही चीज पूछी जाती है। अब यह हो सकता है मैचिंग आ जाए आपके सामने, जिसमें एक तरफ चैनल लिखे गए हों और एक तरफ उनके चैनल नंबर लिखे गए हों, या फिर एक तरफ चैनल लिखे गए हों और उनसे रिलेटेड पूछा जा रहा हो कि वहां पर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा। प्रबंधन चैनल नंबर 3, आर्यभट्ट चैनल नंबर 8। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ रही है कि जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, बट ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ से कि कौन सा नंबर पे कौन सा चैनल आता है या कौन सा चैनल किससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बता सकते हैं कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये? तो तरीका बदलो अपना अपना। अब पहले के तरीके नहीं है कि बस रट्टा मार के चले गए, काम हो गया। डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, इस बार का कट ऑफ अच्छा खासा गया है, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो उसी चीज के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चीजें दृश्य हैं, ऑल थिंग्स आर विजिबल, क्योंकि वे गे हैं, बिकॉज दे आर नोएबल। तो क्लासिकी भारतीय तर्क मत के अनुसार उक्त कथन में कौन सा तर्क दोष है? सलमा, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पे आंसर करेंगे। अब आप मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, क्या मैम ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, या फिर ये आ सकता है साधारण का एक एग्जाम्पल दिया गया हो, अनुपसंहारी का कोई एग्जाम्पल दिया हो, असाधारण क्या होता है या विरुद्ध क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, बस हम जो पढ़ते जाएंगे वही आंसर करेंगे। तो यहाँ पर पंकज, गीता ने कहा है बी, सरस्वती ने कहा है डी और रुचि ने कहा है बी। तो देखते हैं सही आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही, अनुपसंहारी। सभी चीजें दृश्य है यानी विजिबल है, क्योंकि वे गे हैं, जानने योग्य हैं। भारतीय तर्क मत के अनुसार अनुपसंहारी तर्क दोष है। जब कोई हेतु एक ऐसे पक्ष से संबंधित है जो किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी का नहीं बल्कि अनिश्चित रूप से सभी वस्तुओं के लिए हो, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनुपसंहारी तर्क दोष हो जाएगा, सभी चीजों के लिए ही मान्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन फास्ट आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी लोगों के सामने लिखा है, डेटा में माध्यिका मान को प्रदर्शित करने में कौन सा आरेख या डायग्राम उपयोगी होगा?
लेट्स सी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी बॉक्स प्लॉट। भाई यहां पे बोल्ड हो गए हैं आप लोग, देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है। बॉक्स प्लॉट आरेख यानी बॉक्स प्लॉट का उपयोग डेटा में माध्यिका मान को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बस यही अपने साथ गूगली हो जाती है। मतलब वहां पे कुछ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का। एक क्वेश्चन अगर हमने सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, अभी देखते कितने लोगों को पता है। अब पूछा जा सकता है बार चार्ट किसके लिए होता है, पाई चार्ट किसके लिए होता है, स्कैटर प्लॉट किसके लिए होता है। हमने बस इन्हीं चीजों को पढ़ना है। जब ये चीजें हम पढ़ लेंगे हमें आराम हो जाएगा, हमें चीजें आने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 10, डिफिकल्टी लेवल है ये आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड। ये मत सोचना कि मैंने अपनी तरफ से बनाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और समन्वय कम्युनियन शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं। संप्रेषण, समुदाय और समन्वय। जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ, संप्रेषण की अधिकाधिक सरल प्रणालियां सामने आई। क्या स्टेटमेंट सही है यहां पे? बोथ आर राइट। आपने कहा है दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, समुदाय कम्युनिटी, समन्वय कम्युनियन शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हैं, वो सही है। जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ, संप्रेषण की अधिकाधिक सरल प्रणालियां सामने आई। सरल नहीं बल्कि डिफिकल्ट प्रणालियां सामने आई, ये कथन सही है। As a human society developed, more and more simple system of communication emerged. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण इनमें से कौन सा है? नॉर्म रेफरेंस्ड, पीयर इवैल्यूएशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, ट्रेडिशनल ग्रेडिंग। कृष्णमाली, क्वेश्चन नंबर 11। ए, पंकज ने कहा है ए, देखते हैं सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर है बी, पीयर एवेलुएशन। किसके बारे में बात हो रही है? इनोवेटिव अप्रोच टू एवेलुएशन सिस्टम, इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी, समकक्ष मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का एक उदाहरण है पीयर एवेलुएशन। एक प्रभावी सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो छात्रों को समूह कार्य में सहकर्मियों द्वारा की गई योगदान पर विचार करने के लिए कहती है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को उनके स्वयं के काम को समझने में मदद करेगा और प्रतिपुष्टि देने और प्राप्त करने के माध्यम से कि वे कैसे सुधार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पीयर इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 12। आज दिमाग के ऊपर से जा रही है। आज थोड़े मैंने टफ क्वेश्चन उठाए हैं ना, अभी तक बहुत इजी काम चल रहा था। अभी थोड़े थोड़े जैसे जैसे एग्जाम आएंगे एक्चुअल लेवल में ले आऊंगी एग्जाम का। हम लोग कहते हैं ना एक्चुअल लेवल पढ़ना है, तो एक्चुअल लेवल पढ़ो फिर भाई।
ओजोन लेयर जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेस से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सही आंसर बी, बिल्कुल सही, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वायुमंडल की दूसरी परत है, सेकेंड लेयर है जो शोभ मंडल के ऊपर स्थित होती है। यहाँ पर तापमान का क्षैतिज वितरण समान होता है। ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक, भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक फैली होती है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए एरोप्लेन कौन से लेयर में उड़ता है, सैटेलाइट कहाँ उड़ती है, जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है, या फिर ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है। मैचिंग वाला क्वेश्चन यहां से आपका आता है, यहां से आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज सिचुएटेड इन ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 30 हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन पे प्राचीन यूनिवर्सिटी या एंशियंट यूनिवर्सिटी भी आती है। तो आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। करिकुलम एट तक्षशिला was varied and included technical science. Curriculum of Nalanda excluded technical sciences. शुभम रावत ने अभी अभी बिल्कुल सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू सो मच। और शुभम जो भी बल्कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी नए कैंडिडेट, इस चीज का ध्यान रखें कि ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पर और टेलीग्राम दोनों पर मिलने वाली है। तो अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। गीता, आपने मेंबरशिप ली है, इस वजह से आपका जो नाम है वो शो हो रहा है ब्लू में। कृष्णा ने भी मेंबरशिप ली हुई है, डेट इज वाई कि आप लोगों का कलर चेंज हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 दोनों ही सही है, यानी नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी जनरली, ठीक है। और तक्षशिला में विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल था। नालंदा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं था, जबकि तक्षशिला में विविध व्यापक था और उसमें तकनीकी विज्ञान शामिल था। नालंदा की स्थापना गुप्त कुमार शासक कुमार गुप्त एक ने की थी। रुचि, आप भी न्यू स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा आप, ठीक है, जहां पर आपको ये पीडीएफ, और अगर आप चाहते हो कि आपको क्विज भी मिले तो क्विज भी कंडक्ट की जाती है दोपहर को 2 बजे टेलीग्राम पे और रात को 10 बजे, तो वो लेना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे 3000 से ज्यादा पीडीएफ अवेलेबल है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लास की जो लाइव क्लास होती है उसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। तो अगर ये सारी चीजें चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम के अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, तो व्हाट्सएप पे भी आपको इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। दूसरी चीज क्या है, जिसको भी लगता है कि भाई मैम को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे कोई बैचेस नहीं है, हम डायरेक्टली मेंबर्स होते हैं, यानी हमारे चैनल के सदस्य बनते हैं। तो जो भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमें 299 रुपीज का यहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम होगा, किसके लिए? जून 2025 एग्जाम के लिए सिर्फ एक बार देना है 299, ठीक है। चलिए अगली तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। ज्वाइन किया हुआ है, वेरी गुड। मिलते हैं ना, क्विज वगैरह सब मिलते होंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आप ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर के साथ कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा, और इसमें समाविष्ट कार्य कारण संबंध कौन सा है? क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, किस लेवल के क्वेश्चन लग रहे हैं? यही है आपका लेवल। जो भी पहली बार एग्जाम देने जाएंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का, ना सिर्फ यूजीसी नेट, अगर आप सेट एग्जाम में भी जा रहे हैं तो भी यही क्वेश्चन दिखने वाले आपको। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल वैलिडिटी रूल।
आंतरिक वैधता नियम। यदि आप ये निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि दिए गए चर का दूसरे चर यानी वेरिएबल्स के साथ में कारणात्मक संबंध है, तो आपको दूसरे संभव कारणात्मक चरों को खारिज करने में समर्थ होना होगा। और इसमें कार्य कारण संबंध किससे संबंधित, जहां पर भी कार्य कारण संबंध आए तुरंत ही जो आपकी आंतरिक वैधता है या आपकी इंटरनल वैलिडिटी है किससे जुड़ी होती है, कॉज एंड इफेक्ट से, तुरंत उस पर टिक करना है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आता है। मैराथन क्लास की कृष्णा कौन सी डेट का है, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे को एक बार कंफर्म कर देना कि कौन सी डेट की अवेलेबल नहीं है, फिर मैं चेक करके आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आंसर करिए, इनमें से कौन सा आईसीटी साधन मन चित्रण से संबंधित है या रिलेटेड है आपके माइंड मैपिंग से। माइंड मिस्टर, एक्स माइंड, सी मैप, स्क्रीन कैस्टोमेटिक, एडोब फोटोशॉप। ये मैंने थ्योरी क्लासेस में आप लोगों को करवाया है, अगर आपको ध्यान हो तो। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए, बी एंड सी। जो भी आपका माइंड मैपिंग से रिलेटेड है वो है माइंड मिस्टर, माइंड, एक्स माइंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सी मैप। देख रहे हो माइंड भी है मैप भी है, कीवर्ड में दोनों चीजें अवेलेबल है। कीवर्ड पकड़ लोगे आंसर निकाल लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 60, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लो या रट्टा मार लो क्योंकि सेम क्वेश्चन आता है। लिखा है अंतर्निहित स्मृति के प्रकार इनमें से कौन से हैं, यानी इम्प्लिसिट मेमोरी। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और सेम टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जून वाले एग्जाम में भी देखा मैंने, दिसंबर में भी देखा ये वाला क्वेश्चन। सलमा ने कहा है बी, सनशाइन ने कहा है ए। चलिए देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कार्याविधिक स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रोसीजरल जो मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही आंसर, प्रोसीजरल, प्राइमिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट। बी, सी और ई ये क्वेश्चन सेम कई बार आ चुका है, तो इसलिए इसका आंसर भी रट लो कि कौन कौन सी ऐसी स्मृति है जो इम्प्लिसिट या अंतर्निहित है। तो वो है प्रोसीजरल यानी कार्यविधिक, प्राइमिंग और ऑप्शन नंबर ई क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, शास्त्रीय अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 70, बताइए कौन सी ऐसी मैचिंग है जो गलत है। CMOS यानी CMOS, DRAM, माइकर, MICR, VLSI। क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर इज, कौन सा यहाँ पे गलत है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। कंसिस्टेंट की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री।
कंसिस्टेंट मेटल ऑक्साइड गलत है, इसकी जगह होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डी रैम डायनामिक, ये सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इन सब के फुल फॉर्म आते हैं वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18, एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अनन्य क्रियात्मक गैलरी या वॉल बनाना चाहती है, तो कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी होगा? क्वेश्चन नंबर 18, शालिनी मैं थोड़ा बाहर थी, 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से मेरी थ्योरी आगे नहीं हो पाई थी। आज से आपकी थ्योरी आगे कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। आज रात को क्लास होगी 8:30 या 9 बजे मैं क्लास लूंगी। क्लास के 15 मिनट पहले मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेडलेट। और ये डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। अब मैं आ गई हूं तो डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी। अब सही आंसर है पेडलेट। एक कला शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए प्रसिद्ध कलाकारों की अनन्य क्रियात्मक गैलरी बनाने की पेडलेट का इस्तेमाल करती है। पेडलेट खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैनवास है जिसे साझा करना और सहयोग करना आसान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर करना शुरू करिए अब। प्रीवियस ईयर में कुछ क्लास हाइड है, कौन सी शालिनी, एक बारी मुझे कंफर्म कर देना, वो डेट या स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया। मीडिया साक्षरता एक सतत यानी कंटिन्यू प्रोसेस है जिनमें दुनिया के बदलाव लाने के लिए सूचना संचार शक्ति का उपयोग करके मीडिया संदेशों तक पहुंचने और उनका विश्लेषण करने के साथ साथ बनाने, प्रतिबिंबित करने और कार्रवाई करने की क्षमता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। यहां पर आपको बताना है सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, रेंज, मोड, सेकंड, डिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, आप लोग वेट कर रहे थे और मैं खुद भी वेट कर रही थी। थोड़ा जरूरी काम था जो कि मैं अभी जल्दी ही आप लोग को रिवील भी करूंगी कि किस वजह से मैं बाहर थी, तो कोई बात नहीं, बट अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आया है एग्जाम में। तो आपको सिंपल सा बताना है यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो कौन सी है? अंक गणितीय यानी मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 21, मैसी आंसर करो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो सबसे अच्छी बात क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में आधी प्रैक्टिस तो हम कर चुके हैं। किसी शोध पत्र का संदर्भ एपीए शैली में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस बताइए। ज्योग्राफी की वाईसीटी प्रीवियस ईयर लिया है। अच्छा, अगर आप ले सकते हो तो प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ले लो, वाईसीटी की ले लो, यूथ कंपटीशन की लेटेस्ट। अगर नहीं आई है तो पुराना ले सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहो तो पुरानी तो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है। जैसे ही नहीं आएगी उसको भी हम अपलोड कर देंगे। कोशिश यही किया करो नया एडिशन लो जिसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है वो उसमें हो। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा, लेखक का नाम, नेम ऑफ ऑथर, फिर क्या आएगा, प्रकाशन का वर्ष, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेपर का शीर्षक आएगा, और फिर लास्ट में आएगी पेज नंबर। ले चुके, कोई बात नहीं, ले चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से एपीए का फुल फॉर्म बताइए। न्यू नहीं होगी फिर शालिनी, वो उसमें लिखा जरूर होता है 20। देखो एक चीज ध्यान रखो, कोई भी बुक परचेस करो तो उसमें देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर वहां पर अवेलेबल है। बुक को ओपन करो और उसमें देखो कि किस किस के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। 25, 26 लिखा होता है बट उसमें 20, 24 के पेपर होंगे। इसीलिए मैं कह रही थी हमेशा सोच समझ के लो। हमारे यहाँ पर चैनल पे वीडियो के नीचे भी आप लोगों को बुक्स दिख रही होंगी, ठीक है। इनमें भी जब आप बुक्स परचेस करो तो ये देख लो, बुक को ओपन करो, देखो कि उसमें कौन सी एडिशन है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बिल्कुल सही। सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर करिए। ऐसा कौन सा कथन है या स्टेटमेंट है जो दोनों गलत नहीं हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं? क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, बी एंड डी, ए एंड डी या ए एंड सी। क्लासिकल स्क्वायर जो कि अभी हम पढ़ाएंगे, अभी थ्योरी बाकी है उसकी, लेकिन एक चीज याद रखो, स्क्वायर क्या है, ये क्या जो आपका स्क्वायर या वर्ग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है पॉजिटिव, फिर निगेटिव। क्या चीज है ये, आपका यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। सेम ऐसे ही पर्टिकुलर अफर्मेटिव यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर निगेटिव की बात करी गई। इन दोनों में क्या होता है, जो आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल निगेटिव है, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। एक सही होगा तो एक गलत होगा 100%। अगर ये गलत है तो ये सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। लेकिन जो पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर निगेटिव है, जिसे हम आई और ओ कहते हैं, ये कैसे होते हैं कि ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, एक साथ सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए आई किसको डिनोट करता है और ओ किसको डिनोट करता है। आई जहां पे सम लिखा हो, क्वांटिफायर आई सम लिखा हो, फ्यू लिखा हो, वहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव। जहां पे निगेटिव की बात है तो सम के साथ नॉट लगाओ। सेम चीज फ्यू लिखा हो लेकिन फ्यू के साथ क्या लगा हो, नॉट लगा हो, तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर निगेटिव। अब आपको यही देखना है। अब यहाँ का क्या लिखा है, सम लिखा है, इसके साथ नॉट नहीं लगा, तो ये क्या बना, आई बना, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, सम के साथ जो नॉट लगाओ, तो ये क्या हो गया, हमारा ओ हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या जाएगा, ए और डी जो है वो सही होगा। अब मैम ये कैसे पता चले, जो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल निगेटिव, तो जहां पर भी ऑल लिखा हो, जहां पर भी एवरी लिखा हो, सभी के लिए, तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, सभी प्रोफेसर स्पिरिचुअल है। नो लिखा हो यानी कोई भी नहीं है,
तो वो किस में चला जाएगा, आपका यूनिवर्सल निगेटिव में चला जाएगा। और इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत आसान है और मैंने जिनको भी पढ़ाया है, जिन्होंने भी हमारी क्लासेस देखी थी लास्ट टाइम, उनको पता है कि कितने इजी वे में उनको ये चीजें मैंने करवाई हुई हैं। पाठक जी सादर प्रणाम भाई आप सभी को। भाई जल्दी से यहाँ पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत बहुत ही संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर बताएगा कोई? 22 क्वेश्चन नंबर था। ए और डी मैंने बात करी थी, तो सेम चीज है, ए एंड डी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। याद रखो जो टॉपिक आप लोग छोड़ोगे एनटीए को पता नहीं कैसे पता चल जाता, वही टॉपिक उठा के दे देते हैं। अनुपमा अभी पता चलेगा, अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा बेटा। पढ़ा था, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, हरित गृह गैस जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, सौर्य वर्णक्रम यानी सोलर स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में अधिकांशतः विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है? एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या विजिबल? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड। हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस सौर्य वर्णक्रम यानी सोलर स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ट्रेस गैसें पृथ्वी की सतह से निर्वातमान अवक्त विकिरण की लंबी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। ये गैसें अंतरिक्ष की ओर और पृथ्वी की ओर नीचे की ओर दोनों दिशाओं में अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन नंबर 24। एशियाई विद्वान जिन्होंने अरस्तु की भांति संचार में प्रयुक्त गोल्डन मीन को नैतिक अवधारणा का समर्थन किया, वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी, पतंजलि, दाओ तुत्सु या कन्फ्यूशियस? क्वेश्चन नंबर 24 है ना, भूलेंगे तो नहीं ना, वेरी गुड। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस एक एशियाई विद्वान था जिसने अरस्तु की भांति संचार में प्रयुक्त गोल्डन मीन को नैतिक अवधारणा का समर्थन किया था। कन्फ्यूशियस। गोल्डन मीन से संबंधित कोई क्वेश्चन आए सीधा सीधा यहां पे आपने टिक करना है। 25 क्वेश्चन नंबर, क्लासिकी according to classical Indian school of logic, which fallacy is committed in the following statement? Fire is eternal because it is produced. अभी ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी थ्योरी में, तो थ्योरी क्लासेस आप लोग छोड़ना मत। विरुद्ध साधारण बधित अनुपसंहारी। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर ए, विरुद्ध। क्योंकि खंडित कर रहा है, यह उत्पन्न की जाती है। यह तर्क दोष जो उसी प्रस्ताव को खारिज कर देता है जिसे इसे सिद्ध करना है।
अग्नि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न की जाती है। ये तब होता है जब प्रत्यक्ष हेतु पद गौड़ में साधे के अस्तित्व को सिद्ध करने के बजाय ही उसके द्वारा अभिप्रेरित है और उसके अभाव को सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन फिल्म्स द एलिमेंट ऑफ साइलेंस आइडेंटिफाइड एज oral sanctum, oral paradigm, oral position, oral resistance. Question number 26. निशब्दता की पहचान किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑरल पैराडाइम यानी श्रवण संबंधी प्रतिमान। श्रवण संबंधी प्रतिमान के द्वारा फिल्मों में निशब्दता की पहचान की जाती है। निशब्दता के तत्व दो घटनाओं प्रकाश और मौन की विरोधी प्रकृति का समानांतर अध्ययन करते हैं, जिसमें मौन और सफेद रंग को विश्राम बिंदु के रूप में माना जाता है। ऑरल पैराडाइम। 27 क्वेश्चन नंबर, स्टैटिक्स के क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27। जब शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण कौन सा है? अब मैं डेली क्लासेस करने वाली हूं। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि थोड़ा मैं बाहर थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई 2 दिन, ठीक है। बट अब रेगुलर क्लासेस होंगी 4:30 बजे और रात को 8:30 या 9, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पों का प्रयोग करता है जिसमें बहुविध समूहों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षण को तब परीक्षण करने के लिए बनाया जाता है जब दो जनसंख्या विचलन समान होते, जब दो भिन्नताओं के अनुपात की तुलना करके ऐसा करा जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। किसके बारे में बात हो रही है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना संसद के अधिनियम 1965 द्वारा की गई थी। इग्नू ने ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी के माध्यम से एकीकृत बहुमाध्यमी यानी मल्टीमीडिया अनुदेशन का सहयोग लेने की रणनीति अपनाई है। एफ टेस्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही। इस बार का जो एग्जाम है, देखिए जो मुझे लग रहा है अभी जून के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक फॉर्म आया नहीं है। अब तक आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, किसी भी समय अब एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। तो ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर सिलेबस चेंज होता है तो ये थोड़ा सा जो जून का एग्जाम है आगे भी जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा और उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर, सही आंसर है डी। यही चीज हम लोग को कंफ्यूज करती है। अब देखो यहां लिखा है 1965 और हमें पता होना चाहिए इग्नू की स्थापना कब हुई? 1985, संसद के अधिनियम 85। अब हमें ईयर पता है तो हम आंसर कर लेंगे कि भाई जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ज्ञान दर्शन और ज्ञानवाणी किसके चैनल है? नेचुरल सी बात है, इग्नू के चैनल है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। छोटी सबका नाम याद है बेटा मुझे चलो, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। आंसर करो जल्दी जल्दी, 1 घंटा हो गया पढ़ाई करते हुए, फिर नेक्स्ट क्लास की भी तैयारी करनी है, फास्ट आंसर करेंगे। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1982 में आई, पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। वेरी गुड सनशाइन, हैदराबाद में है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए से सी में कौन सा कथन सही है साइबर हमलों के संदर्भ में?
स्पाईवेयर किसी वेबसाइट के अभिगम को रोकता है। वायरस किसी कंप्यूटर पर स्वप्रतिकृतिक विदेशपूर्ण कोड है। व्यक्ति का डेटा प्राप्त करने के लिए किसी कीबोर्ड के द्वारा प्रविष्ट किए गए सभी डेटा का प्रग्रहण सेवा के निकार यानी डिनाइल ऑफ सर्विस द्वारा किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही अनुपमा। अगर हम बात करें पहली ओपन यूनिवर्सिटी, वो तो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर लार्जेस्ट की बात करते हैं तो लार्जेस्ट अभी भी हमारी इंदिरा गांधी ही है, सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अच्छा, कितने लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सच में पढ़ते हैं? और सच बताना, और कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हैं? 50% ही क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग वाले, यानी एक क्वेश्चन के 5 से 6 ऑप्शन। बोरिंग लगता है बच्चे, बट एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं पूरे पूरे। एक क्वेश्चन सही किया तो 2 मार्क्स मिल गए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ क्या पूछा है, स्पाईवेयर के बारे में पूछा है। तो स्पाईवेयर किसी वेबसाइट के अभिगम को रोकता है। प्रिवेंट एक्सेस टू अ वेबसाइट, स्पाईवेयर किसी वेबसाइट के अभिगम को रोकता है। वायरस किसी कंप्यूटर पर स्वप्रतिकृतिक विद्वेषपूर्ण कोड है, या इन्होंने पूछा डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल बी सही है। वायरस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस कोड ऑन अ कंप्यूटर। स्पाईवेयर क्या करता है, हमारे डेटा को चुपके से देखता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है। प्रिवेंट एक्सेस टू अ वेबसाइट नहीं होगा। डिनाइल ऑफ सर्विस, स्पाईवेयर को आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित करते हैं। आपके कंप्यूटर डिवाइस में प्रवेश करके आपके बारे में पर्सनल डेटा इकट्ठा करता है आपकी सहमति के बिना। इसे किसी तीसरे पक्ष को अग्रसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन वायरस क्या है, किसी कंप्यूटर पर अपना खुद सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस कोड को यहाँ पर बना लेता है। इनको सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा यही है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि स्पाईवेयर क्या है, हमें पता होना चाहिए वायरस क्या है, हमें पता होना चाहिए डीओएस क्या होता है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30, सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? हाँ, जैसे रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है? मैलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, ये मैंने अभी पढ़ाना है ना। आईसीटी चल रही है, अभी हम लोगों ने जनरेशन वगैरह पढ़ी। अच्छा ठीक है, वायरस पढ़ाने हैं मेरे को, तो इस समय आईसीटी चल रही है, वायरस वगैरह तो आएंगे ही आएंगे। तैयार हो जाओ, जिसको भी इन सब चीजों के बारे में डीपली जानना है। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ACD, क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता की आयु स्तर के लिए उपयुक्तता और रेलेवेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कारक सहायक सामग्री की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं कि वो क्लियर है कि नहीं है। जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके लिए वो मतलब प्रॉपर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि छोटा बच्चा है हम उसको दूसरी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता, यानी कि जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो उससे रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, हाँ 8:30 बजे तो होगी क्योंकि अभी मैंने क्लास ली है। थोड़ा सा टाइम देना, या तो मैं 8:30 बजे लूंगी या 9 बजे लूंगी, इन दोनों टाइमिंग में कोई एक हो सकती है। क्लास के 15 मिनट पहले ही मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी आप लोगों को लिंक शेयर करूंगी। ठीक है, JRF क्वालिफाई करना है भाई, डेली बेसिस पे क्लासेस सबने अटेंड करनी है। जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, वो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देखें। ये मत सोचो कि मैम ने पढ़ाया है, कुछ नहीं, मेरी आवाज म्यूट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो और उसके आंसर करते चलो। जितने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर, कहते नहीं जितना बड़ा सैंपल होगा उतनी ही एरर कम होगी। वैसे ही जितनी ज्यादा आप MCQs को सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा PYQ को सॉल्व करोगे, उतनी ज्यादा आपकी मेहनत आगे एग्जाम के लिए आपको उतनी कम करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। नई शिक्षा नीति 2016 की विकास संबंधी समिति ने किसके लिए परिषद गठित करने का सुझाव दिया था? तो एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। ठीक है, रिकॉर्ड सुन पाते, कोई टेंशन नहीं है। पेपर 2 किस ईयर का करें? पेपर 2 देखिए, अगर आपके पास, कोशिश ये करिए 2020 के बाद के जितने पेपर हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, जो सीबीटी एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना 2019 से, तो उसके बाद के सारे पेपर उठा लो। तो क्योंकि अगर 2020 से भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2025 में भी एग्जाम हुआ, तो यही 4-5 साल उठा लो, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। बिल्कुल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं भाई, आते हैं। PYQ 50% आपका PYQ आता है 50%। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर NEP 2020 से कुछ पूछा गया, NEP 2020 से कुछ और पूछ लिया गया। रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं 50%, फॉर्मेट चेंज हो सकता है, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है एक्सप्लेनेशन से कोई नया क्वेश्चन आ जाए। तो ओवरऑल यही PDF काम आने वाली है PYQ के लिए। 32 क्वेश्चन नंबर। अब मान लीजिए यहाँ पर एसिड रेन के बारे में पूछा है कि कौन कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हो सकता है स्टेटमेंट में क्वेश्चन डाल दिया जाए कि अम्ल वर्षा क्या होती है, या अम्ल वर्षा के लिए कौन कौन से यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं और इसमें भी। तो दोनों चीजों को अगर आपको ये पता होगा तो बाकी कर लोगे। NEP 2020 वाली भी मैंने करवाई हुई है अभी रिसेंटली। 2024 का तो PYQ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे है भाई। जून 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। जनवरी 2025 का अभी नहीं है, लेकिन जून 2024 तक के सारे अवेलेबल हैं, क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम ही आपका जनवरी में हुआ था। जनवरी पेपर नहीं आया अभी मेरे पास प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट कॉज्ड एसिड रेन? कौन करवाता है? तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक, नाइट्रोजन और सल्फर। कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे जाओ। देखो कभी भी आप लोगों को लगे कि हमें नहीं मिल रही है, यहाँ पर चैट चलती रहती है। ऊपर देखना, चैनल का नाम लिखा होता है कि UGC नेट पेपर 1। ठीक है, आपने क्या करना है, इस नाम वाली विंडो पे ऊपर क्लिक करना है, जहां नाम लिखा है उस पर क्लिक करो। जब उस पर क्लिक करोगे तो वहां पर ऑप्शन दिखेगा, एक फाइल ऑप्शन दिखेगा, एक मीडिया, ऐसे सामने सामने मीडिया दिखेगा, चैट दिखेगा, इस तरीके। तो फाइल सेक्शन ओपन कर लो, वहां मिल जाएगी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन 33, किस शिक्षा आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था? क्वेश्चन नंबर 33। ग्रुप कौन से ग्रुप की? सलमा कौन से ग्रुप की है? UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन। पेपर 2 वाले ग्रुप में पेपर 2 की फाइल होगी, पेपर 1 में पेपर 1 की भी है, पेपर 2 की भी है। सार्जेंट कमीशन, राधाकृष्णन, मुदालियार, कोठारी कमीशन। 118 आए थे, 198 आए थे, और कई लोगों के पूरे आए। क्यों आए? अगर उनके आ सकते हैं तो हमारे भी आ सकते हैं ना। तो बस हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस को पढ़ना है, सॉल्व करना है, छोड़ो नहीं। कोई भी क्लास हो उसको छोड़ो नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर करो। समझ में आ रही है बात? चलो एक बार वो मैं दिखा देती हूं आपको। आई होप कि दिख जाए थोड़ा सा, मैं देखती हूँ कोशिश करके। दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? टेलीग्राम की स्क्रीन ओपन करी है मैंने। टेलीग्राम की स्क्रीन सबको दिख रही होगी।
टेलीग्राम पे सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 प्रिपरेशन, सबसे ऊपर पिन मैसेज के ऊपर नाम लिखा है, जहां पे मेंबर्स लिखे हैं 16,999, यानी 17,000 होने वाले हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको दिखाई देगी फाइल्स। ये तो कैंडिडेट नाम है जो जुड़े हुए हैं, ढेर सारे हैं, 17,000 के करीब। ये देखिए फाइल 3,456 फाइल्स। जूम नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दूं। 3, 4, 5, 6 फाइल्स। क्या करना है, इन फाइल पे टिक करना है। ये देखिए ये सारी फाइलें आप सभी लोगों के सामने लाइव में आप लोगों को दिखा रही हूं। डायरेक्टली ऐसे ही आपको क्लिक करना है, ऊपर नाम पे क्लिक करो जहां मेंबर्स आपको शो करते हैं, ठीक है। और ये फाइल आप आराम से पढ़ सकते हो। देखो ये कम्युनिकेशन की फाइल, दृष्टि पब्लिकेशन की फाइल, ये आपकी जो है वाईसीटी की। और अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत सारी फाइलें कैसे ढूंढे, तो सर्च का ऑप्शन दिखता है। सर्च के ऑप्शन में हमने क्या टाइप करना है, वाईसीटी। क्या टाइप करना है, यूथ कंपटीशन या वाईसीटी। और ये भी ना करना है तो यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट से जुड़ी हुई जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी आपको शो करना शुरू हो जाएंगी। देख सकते हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हमारी क्लास की पीडीएफ, इंग्लिश की पीडीएफ, दर्शन शास्त्र, लॉ, पेपर 1 सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2024 का, साइकोलॉजी क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीजें हैं, क्लास की पीडीएफ है। बस आपको यूजीसी नेट डालना है, ना समझ में आए तो, अदरवाइज स्क्रॉल कर सकते हो तो मच बेटर है। 2024 का भी मैंने आपको दिखाया, यहां पर 2024 वाईसीटी हिंदी 2024 ऑल एग्जाम सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ये देखो मैं एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ भाई तुम लोगों को। ये देखिए वाईसीटी हिंदी लिखा है, हिंदी में अवेलेबल। एक मिनट, ओपन हो रही है, रुक जा जरा सा। ये अलग है आपकी, ये हिंदी वाली है। बाकी इसी तरीके आपकी 2024 का क्वेश्चन पेपर भी आपको यही मिल जाएगा। स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, विजुअल आर्ट एक बार चेक करना पड़ेगा, विजुअल आर्ट चेक करना पड़ेगा। जैसे जैसे मेरे पास चीजें आती जाएंगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो आप लोग यहां से, मैंने जैसा आपको तरीका बताया है, आप लोगों ने उससे चेक करना है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गई ना। सीधा ऊपर जाओ, नाम पे क्लिक करो। जिसको भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जिनको भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ये क्यूआर है, स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। तीन सितंबर 2024 का पीडीएफ, अच्छा नहीं है उसमें, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अनुपमा, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ फिर। ये देखिए ये क्यूआर कोड है, जिसको चाहिए यूजीसी नेट पेपर 1 प्रिपरेशन में जुड़ना, यानी टेलीग्राम में, तो इसको स्कैन कर लेना, फोटो चाहो तो ले लो। अब हम मिलेंगे रात की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अभी थोड़ी देर में ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पे भी और वेबसाइट पे भी।